टू कंप्लीट जीएस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सी खुशियां लेके आए और आपको एक अच्छी सी जॉब दिलवाए। तो हम आज मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने मौर्य वंश के एमसीक्यूज लगाए थे और मौर्य वंश समाप्त किया था। तो मौर्य वंश के जो बाद के जितने भी वंश हुए वो सब मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आएंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करी थी और शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो सबसे पहले शुंग वंश देखते हैं। तो शुंग वंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, एक ब्राह्मणवादी शुंग वंश की स्थापना करी थी और अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके। और इनकी जो राजधानी थी शुंग वंश की वो विदिशा थी, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है। तो नेक्स्ट पॉइंट। और पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक है यवनों का भारत पर आक्रमण। और इसी आक्रमण पर विजय पर इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और जो पुष्यमित्र के पुरोहित थे पतंजलि, इन्होंने पढ़नी के अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी एक संस्कृत में एक व्याकरण है, संस्कृत की व्याकरण उसको अष्टाध्यायी है, जिसके रचयिता पढ़नी थे। तो पढ़नी के आदेश अष्टाध्यायी पर इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट। और शुंग काल में मतलब भागवत धर्म का उदय और विकास हुआ था और वासुदेव विष्णु की उपासना हुई थी। इसी काल में सबसे पहले स्मृति ग्रंथ, स्मृति जिसमें कि मतलब कि जीवन यापन की क्रियाएं बताई गई हैं, तो इसमें स्मृति ग्रंथ की मनुस्मृति की रचना की गई थी सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट। कालिदास ने अपने ग्रंथ मालविकाग्निमित्र का नायक जो है वो पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी अग्निमित्र को बनाया है। और जो इसका अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या करके सचिव वासुदेव ने 75 ईस्वा पूर्व में कर्णव वंश की राज नींव डाल दी थी। तो नेक्स्ट जो है वो कर्णव वंश है। तो वासुदेव इस ब्राह्मणवादी वंश के संस्थापक थे और इस वंश में कुल 4 शासक हुए थे। और जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, उनको हटाकर सिमुक ने फिर अगला वंश जो कि सातवाहन वंश कहलाता है उसकी स्थापना करी। और ये जो वंश हैं इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्स में कभी कभी इनके संस्थापक और अंतिम शासक के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इनके सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं। तो अगला वंश जो है वो है आंध्र सातवाहन वंश। इस वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। और इनकी जो राजधानी थी वो गोदावरी के तट पर स्थित पैठान या प्रतिष्ठान, मतलब आज का जो वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र है, वो इसकी राजधानी थी। और जो इसके सर्वाधिक महान शासक थे वो थे गौतमी पुत्र शातकर्णी, जिन्होंने संभवतः इस साम्राज्य का विस्तार किया। और जो इनके अंतिम शासक थे वो थे यज्ञ श्री शातकर्णी। इस काल में कुछ अन्य बातें भी हैं, जैसे कि शीशे के सिक्के का काफ़ी प्रचलन हुआ यहाँ पर। और ये खुद को ब्राह्मण कहते थे। और सातवाहन में काल में मुख्य रूप से 2 धार्मिक भवनों का निर्माण काफ़ी संख्या में हुआ है। चैत्य यानी कि बौद्ध मंदिर को चैत्य कहते थे, और विहार यानी कि बौद्ध भिक्षुओं का, जहाँ जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले, वो उसका विहार कहते थे, निवास स्थल को। तो ये हुआ है। और इसमें भी महाराष्ट्र स्थित जो कार्ले का चैत्य है इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट। ये अशोक के काल के अनुरूप यहाँ पे भी जिलों को आहार कहा जाता था और इनके जो उत्तराधिकारी थे वो अमात्य या महामात्य कहलाते थे। और ग्रामीणों में क्षेत्रों में प्रशासन का जो काम था वो गौलमिक को सौंपा जाता था। गौलमिक एक मतलब एक तरीके का अधिकारी होता था जिसके पास एक सैनिक टुकड़ी होती थी, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट पॉइंट। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को एक कर रहित गांव दान देने की प्रथा का स्टार्ट किया था, मतलब प्रथा इन्होंने शुरू की थी। और इस काल की जो आधिकारिक भाषा थी वो प्राकृत तथा लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और इस काल का एक प्रसिद्ध प्राकृत ग्रंथ है गाथा सप्तशती, जिसमें कि सातवाहन राजा हाल की जीवनी का वर्णन किया गया है और इसी काल में लिखी गई है। तो इनके जो हाल राजा थे, इनके ही दरबार में गुणाढ़ निवास करते थे, जिन्होंने वृहद कथा की रचना की है, वृहद कथा की। इसके बाद जो वंश हुआ था वो हुआ चेदी वंश। अब
हम नेक्स्ट देखेंगे चेदी वंश। तो चेदी वंश के जो एक महान शासक थे वो थे खारवेल। और चेदी वंश से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो खारवेल के ही हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। और खारवेल ने एक मगध के शासक बृहस्पति मित्र को हरा कर वहाँ से मगध से ये जिन की मूर्ति वापस ले आए थे। ये वही मगध की मूर्ति है जिसको नंद वंश के शासक महापद्मनंद कलिंग पर आक्रमण करके विजय के रूप में वहाँ से ही उठा लाए थे। तो ये वापस मगध से वापस ले आए थे जिनकी मूर्ति। तो अब हम देखते हैं कि मौर्योत्तल काल में कुछ विदेशी राजाओं ने भी शासन करा। तो कुछ नॉर्थ वेस्ट भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से मतलब कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम करी, जिसमें इन्होंने कोई यूनानी थे, शक थे, पल्लव थे और कुषाणों ने भी हमला करके अपनी सत्ता कायम करी। तो अब हम मौर्योत्तल काल में विदेशी राजाओं के जिन्होंने शासन किया उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी राजाओं के शासन के बारे में, जिसमें सबसे पहले था यवन, जो कि पश्चिमी विदेशियों का आक्रमण मौर्योत्तर काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इनमें जो सबसे पहले थे आक्रमणकारी वो बैक्ट्रिया के ग्रीक थे यानी यूनानी, जिन्हें कि यवन के नाम से जाना जाता है। और मौर्योत्तर काल में जो भारत सीमा में सबसे पहले प्रवेश किया वो थे डेमेट्रियस प्रथम। फिर इन्होंने पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीता। उसके बाद साकल, जो कि आधुनिक सियालकोट जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। एंड उसके बाद इनके बाद डेमेट्रियस प्रथम के बाद यूके ट्राइड्रस आए जिन्होंने कुछ क्षेत्रों को जीता और फिर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद इनके जो एक सर्वाधिक प्रसिद्ध यवन शासक थे वो थे ये मिनांडर या मिलिंद। इन्होंने भारत में यूनानी सत्ता को एक स्थायित्व प्रदान किया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन या नागार्जुन, इन्होंने मिलिंद के साथ किए गए वाद विवाद का जो विस्तृत है इनका वर्णन जो है वो मिलिंद पानो यानी अर्थात मिलिंद के प्रश्न में मिलता है। और इसके बाद मिलिंद ने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब भारत में जब यवनों का आक्रमण था तो यूनानी संपर्क में भारत आया तो इसका कुछ प्रभाव पड़ा। तो अब हम देखते हैं यूनानी संपर्क का प्रभाव क्या पड़ा। तो इन शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। और इन सिक्कों को आप देख के बता सकते हैं कि ये मतलब किन किन राजाओं ने करे होंगे, चालू करे होंगे। तो उन्होंने अपनी ऐसी कुछ उसमें छाप बनाई है सिक्कों पे। और भारत में जो सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं वो यूनानी शासकों ने ही जारी किए थे। नेक्स्ट, स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट, इन शासकों ने भारत के नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत में यूनान की कला प्रचलित कराई जिसे हेलिनिस्टिक आर्ट कहते हैं। और भारत में गांधार कला इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और तपस्यारत बुद्ध का दृश्य गांधार कला का एक बहुत ही उम्दा उदाहरण है। और जो सप्ताह के हम लोग 7 दिन विभाजित मानते हैं और ये विभिन्न ग्रह और नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताते हैं, तो ये जो कला है ये भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी है। नेक्स्ट पॉइंट, भविष्य बताने की कला भारत ने यूनानियों से सीखी है। नेक्स्ट, और यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ करा और नाट्य कला में विकास करा नाट्य कला का। और जो ये पर्दा था यवनिका के नाम से प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय काली मिर्च जो थी यूनानियों और रोम वासियों को बहुत ही अधिक मतलब अच्छी लगती थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है काली मिर्च को। तो इसकी यूनान एवं रोम में बहुत बहुत ज़्यादा मांग थी इसकी। इसके बाद जो जिन्होंने आक्रमण किया भारत में वो थे शक, जिनको सीथियन नाम देते हैं भारतीय स्रोत में। तो अब उनके बारे में देखते हैं। भारत में तो नेक्स्ट है भारत में शक राज्य। तो जो भारतीय स्रोत हैं ये यवन के बाद आए थे। और जो भारतीय स्रोत हैं इनमें शकों को सीथियन नाम दिया गया है। और इन्होंने यवन शासकों से अधिक भूभाग पर अधिकार किया था, मतलब इनका साम्राज्य ज़्यादा बड़ा था। और जो ये शक थे ये 5 शाखाओं में विभाजित थे, जो कि पहला है काबुल में, दूसरा तक्षशिला, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैनी और आखिरी जो था वो नासिक में था। और जो ये शक शासक थे ये भारत में क्षत्रप कहलाते थे। और इसमें भी उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने शकों को हराकर उन्हें बाहर खदेड़ दिया था और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और उसके बाद इन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ करा, जो कि जैसे कि हमें किसी भी वर्ष का विक्रम संवत निकालना होता है तो हम उसमें 57 यानी 57 उसमें जोड़ देते हैं।
तो 57 ईसा पूर्व में इन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट करा। और विक्रमादित्य की उपाधि की बात करें तो ये अभी तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, और जो सबसे पहले थे ये वो थे गुप्त काल के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। सबसे विख्यात विक्रमादित्य हुए ये। एंड अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट शासक जो था रुद्रदामन प्रथम। ये शकों का सबसे महान शासक था, और इसके जूनागढ़ से प्राप्त एक अभिलेख संस्कृत भाषा में है। वो संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है, ऐसा कहा जाता है। एंड इसमें बस इतना ही था। अब इसके बाद भारत में पल्लव यानी पार्थियन राज्यों ने आक्रमण करा। एंड जो ये पार्थियन है, ये बेसिकली ये लोग जो थे वो मूल निवासी ईरान के थे। और जो इनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था गोंदो फर्निस। और इस पल्लव शासक की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। और गोंदो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। और पल्लव शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो है मिथेड्रस प्रथम। और पल्लवों की जो शक्ति और प्रभुत्ता का अंत है वो फिर कुषाणों ने किया, जो कि मौर्योत्तर काल का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट वंश है एग्जाम के लिए, कुषाण वंश। तो हम अगली स्लाइड में उसको देखते हैं। अब बात करते हैं भारत में कुषाण राज्य की। तो जो अधिकांश आधुनिक विद्वान थे वो कुषाणों को पश्चिमी चीन में गोबी प्रदेश में रहने वाले यूची जाति का मानते थे। गोबी प्रदेश वैसे मंगोलिया में है आज तो। एंड जो कुजुल कटफिशेस थे उनको भारत में, वो भारत के कुषाण वंश के संस्थापक थे। इसके बाद जो राजा बने थे वो थे विम कटफिशेस, जिन्होंने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। और इनकी जो शुद्धता थी वो गुप्त काल में जो कि स्वर्ण सिक्के हुए थे उनसे भी ज़्यादा शुद्ध सिक्के थे ये। और बात करते हैं इस वंश के सबसे अधिक प्रतापी शासक जो कि थे कनिष्क। 72 ईस्वी में कनिष्क कुषाण साम्राज्य के शासक बने थे, और ये कुषाण वंश के सबसे अधिक प्रतापी शासक थे। इन्होंने अपने शासनकाल में गांधार, कश्मीर, सिंध और पंजाब जैसे क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाया। इसके बाद कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत प्रचलित किया जिसका नाम था शक संवत, और इसे भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इन्हीं के शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, और इसके उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। और इसी संगीति के बाद बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक महायान दूसरा हीनयान। तो कनिष्क जो थे वो महायान के मानने वाले थे। तो महायान वाले जो होते हैं वो बुद्ध को एक मूर्ति पूजा के रूप में पूजते हैं, जबकि हीनयान वाले बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे बस। उसके बाद कश्मीर कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नाम का एक नगर बसाया था, और कनिष्क को ही द्वितीय अशोक भी माना जाता है। फिर इनके शासनकाल में ही भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया और पश्चिमी विश्व के साथ भी हुआ, महान सिल्क मार्ग। और इन्हीं कनिष्क के शासनकाल में ही कला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा कला शैली। मथुरा से कनिष्क की एक सिर विहीन खड़ी प्रतिमा मिली है, और जो वर्तमान मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन जितनी भी मूर्तियाँ हुई हैं उसका सबसे अधिक जो संग्रह है वो मथुरा संग्रहालय में है। कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी वो पुरुषपुर थी यानी पेशावर, और जो द्वितीय राजधानी मथुरा थी। और जो मथुरा थी वो कनिष्क के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने बनाई थी। तो उत्तराधिकारी थे वो थे होविष्क। इन्होंने कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र पेशावर से हटाकर मथुरा पहुंचा दिया। और जो कनिष्क के कुल का अंतिम महान शासक था वो था वासुदेव, एक यूनानी राजदूत था हिलियोडोरस। इन्होंने वासुदेव के सम्मान में एक स्तंभ विदिशा विदिशा यानी आधुनिक मध्य प्रदेश के निकट स्थापित कराया था। कुषाण काल में पक्की ईंटों का प्रचलन मिलता है, पक्की ईंटों के प्रयोग का प्रचलन मिलता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इस काल की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी कामसूत्र, उसकी रचना वात्स्यायन द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें यहाँ इस काल में बाल विवाह की प्रथा का प्रारंभ हो गया, और इसमें इस काल में स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति कर दी गई। उपनयन यानी कि स्त्रियों की शिक्षा की समाप्ति कर दी गई, और बाल विवाह के प्रचलन में और कठोरता आ गई। यानी कि जो बाल विवाह की आयु में जो आयु है वो और कम करके 8 कर दी गई, यानी 8 से लेकर जो 10 वर्ष की आयु थी वो कन्या की विवाह के लिए उपयुक्त मानी गई थी। आगे देखते हैं इस कनिष्क के दरबार में कई विद्वान थे, जिसमें कि जो सबसे पहले थे वो थे अश्वघोष, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे।
ये एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के नाम से लिखी थी, और जो बुद्ध चरित है इसको बौद्धों की रामायण कहते हैं। इन्होंने सौंदरनंद नामक काव्य की रचना की जो कि संस्कृत में है, और सूत्रालंकार की रचना करी, और इन्हें प्रथम नाटककार माना जाता है। जबकि जो सर्वप्रथम जो संपूर्ण नाटक रचना का जो श्रेय है वो भास को दिया जाता है, जिन्होंने स्वप्नवास वधता रचा था। नेक्स्ट जो विद्वान थे वो थे नागार्जुन। इनकी तुलना मार्टिन लूथर के साथ की जाती है। ये वे यह एक नागार्जुन जो थे ये एक दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और इन्हें भारतीय आइंस्टीन भी कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और नेक्स्ट देखते हैं वसुमित्र। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति की इन्होंने अध्यक्षता करी थी, और इनका जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है महाविभाषा शास्त्र, इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। नेक्स्ट चरक। चरक ये एक चिकित्सा शास्त्री थे, और ये चरक की जो चरक संहिता है वो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का एक विश्वकोश है। इसमें इस किताब में भारी संख्या में पेड़ पौधों का जो बारे में बताया गया है, दवा प्रयोग दवा के रूप में किस तरीके से बनती है, ये सब है। और इस पुस्तक में न केवल भारतीय आयुर्विज्ञान के अध्ययन के लिए बल्कि प्राचीन भारत की वनस्पति और रसायन शास्त्र के बारे में भी सब बताया गया है। नेक्स्ट मथुरा, जो कि कनिष्क का एक मंत्री था। और अब देखते हैं मौर्योत्तर काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मौर्योत्तर काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जिसमें पहला है मौर्योत्तर काल था वो आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। और इस काल में व्यापार और वाणिज्य में भी बहुत उन्नति हुई, क्योंकि कुषाण थे उन्होंने महान रेशर मार्ग पर अपना नियंत्रण कर लिया था। और ये जो मार्ग था वो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से गुजरते हुए चीन जाता था, और पूर्व में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया जाता था। तो जो कुषाण थे, जो व्यापारी इस मार्ग से गुजरते थे उनसे उगाही करते थे, और इसी धन के बदौलत उन्होंने अपने राज्य को विशाल और समृद्ध साम्राज्य बना दिया। तो ये था। और एक हिपोलस नाम का एक गरीब नाविक था जिसने कि पश्चिम एशिया से भारत आने के लिए मानसूनी समुद्री रास्ते की खोज करी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ मौर्य काल में ही, और कुषाण काल से ही माना जाता है बेसिकली तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ। और इस मौर्योत्तर काल में ही भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाया, और जो कि प्रथम जो थे वो शासक कुषाण ही थे। एंड नेक्स्ट ऐसा शकों और कुषाणों ने ऐसा माना कि जो राजा होता है वो देवताओं का अवतार होता है, इसलिए वो कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। और नेक्स्ट मौर्योत्तर काल का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और विशिष्ट मिट्टी का बर्तन लाल मृदबांड कहलाता है। तो हमने सिंधु घाटी में आपको बताया था मृदबांड जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं। नेक्स्ट तक्षशिला विद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित वो था, सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पढ़नी की। जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण है एक, तो जिसकी रचना की गई है पढ़नी ने। तो नेक्स्ट अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई, तो ये आंध्र। नेक्स्ट योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, वो थे पतंजलि। नेक्स्ट गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, वो है हिंद यूनानी। तो मौर्योत्तर काल से रिलेटेड इसमें देख लिया है। अब हम इसके एमसीक्यूज़ का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो ये वीडियो आपका देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है कंप्लीट जीएस। धन्यवाद।